अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेर कुताई ने अलगन खातून को बता दिया था कि वो उससे प्यार करता है। और फिर हमने देखा कि नाइमान ने सरदारों को जिरगे में बुला लिया था और वो अपनी फौज इकट्ठी कर रहा था। दोस्तों कुल्लूस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 155 में हम कोनिया में देखेंगे, जहाँ पर बेंद्र वालदा सुल्तान के पास ही मौजूद था। बेंद्र कहता है, वालदा सुल्तान, मैं उस बुत परस्त नाइमान पर बिल्कुल ही यकीन नहीं रखता। मैं हैरान हूँ वालदा सुल्तान, अगर नाइमान कोई चाल चल रहा हो तो। इस बात पर वालदा सुल्तान बेंद्र को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर जब बेंद्र वालदा सुल्तान से मिलकर बाहर आ रहा था तो हुसैन पूछता है, हुजूर आप इतना गुस्से में क्यों हैं? तो बेंद्र कहता है कि अब से मैं हक के रास्ते पर चलने वालों के साथ हूँ। अब हमें ये देखना होगा कि हम इस मेहमान को जिरगे में जाने से रोक सकते हैं या फिर नहीं। उसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखेंगे, जहाँ पर हवेली वाले वाक़े के बाद जब उस्मान साहब ने बेंद्र को पकड़ लिया था तो बेंद्र ने सब कुछ ही उस्मान साहब को बता दिया था। तो उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो वालदा सुल्तान एक चाल चल रही है। इस पर बेंद्र कहता है, अब उस्मान साहब क्या हम उनके खिलाफ मंसूबा बनाएंगे? उस्मान साहब हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, बेंद्र मैं तुम पर कभी भी यकीन नहीं कर सकता, मैं कभी भी तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। अब तुम्हारी छोटी सी गलती भी मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन पर ले आएगी। इस पर बेंद्र कहता है, उस्मान साहब मेरी जान आप पर कुर्बान, और आपके साथ लड़ते ही मुझे शहादत नसीब हो। हजूर मैंने अब हक के रास्ते पर चलने का फैसला किया है और मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। अब मैं कुफार और मुनाफिकीन के अलावा किसी के खिलाफ भी चाल नहीं चलूंगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं, ये तो हम आगे देख लेंगे, अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम वालदा सुल्तान के पास जाओगे और तुम वालदा सुल्तान और नाइमान को आपस में लड़वाओगे, और जिस वक्त वो कमजोर पड़ जाएंगे तो बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और इस तरह बेंद्र उस्मान साहब के कहने पर वालदा सुल्तान की जासूसी के लिए कोनिया आया था। फिर हम वापस देखते हैं, जहाँ पर बेंद्र हुसैन को कहता है कि जल्दी से उस्मान साहब की तरफ एक पैगाम भेजो और उसमें लिखो कि वालदा सुल्तान ने कोनिया से आने वाली फौज को रोक दिया है। उसके बाद हम जंगल में देखेंगे, जहाँ पर नाइमान के कुछ सिपाही पैगाम लेकर फौज के कमांडरों के पास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि उस्मान साहब के सिपाहियों ने भी पहले उनके लिए घात लगाई हुई थी। जब वो उन खत ले जाने वालों को आते हुए देखते हैं तो जेर कुताई, जिसने मंगोलों का भेष बदला हुआ था, वो बाहर आ जाता है। तो जेर कुताई के कहने पर वो खत ले जाने वाले आदमी रुक जाते हैं। तो एलची कहता है कि नाइमान के एलची को कौन रोक रहा है? और जेर कुताई कहता है, मैं नहीं भाई, ये तो उस्मान साहब का हुक्म है। इतने में ही अपनी तलवार निकाल लेता है। इतने में वो मंगोल सिपाही भी अपनी तलवारें निकालकर जेर कुताई पर हमला कर देते हैं। इतने में आईकूत और तुरहान भी बाहर निकल आते हैं और बड़ी आसानी से उन मंगोलों का सफाया कर देते हैं। फिर जेर कुताई उनसे वो पैगाम लेकर खोल लेता है और उसे पढ़ने लग जाता है। खत देखने के बाद तुरहान पूछता है, भाई इस खत में क्या लिखा हुआ है? लेकिन जेर कुताई उन्हें चुप करवाकर अपने कान जमीन पर लगा लेता है और कुछ सुनने लग जाता है और खुश होने लग जाता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कुछ मंगोलों का एक काफिला उसी रास्ते से गुजर रहा था। तो जेर कुताई वैसा ही करता है, वो मैदान में आकर उन मंगोल सिपाहियों को रोक लेता है। इतने में तुरहान और आईकूत भी अपने घोड़े भगाते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। फिर जेर कुताई उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, और उसके लिबास को भी देखता है। दरअसल उसके लिबास में असल वाला पैगाम छुपा हुआ था, जो पहले उन्होंने पैगाम लिया था वो नकली था। इस तरह जेर कुताई, आईकूत और तुरहान भी उन काफिले पर मंगोल सिपाहियों से लड़ने लग जाते हैं और बहुत जल्द उन तमाम मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। उसके बाद जेर कुताई वही असली वाला पैगाम निकाल लेता है और कहता है, नाइमान ने एहतियाती तदबीर इख्तियार की थी। आईकूत पूछता है, भाई तुम्हें इस बात का कैसे मालूम पड़ा? तो जेर कुताई कहता है, जो पहले कासिद खत लेकर जा रहा था वो जाली खत था और ये असली खत है। फिर जेर कुताई वो खत खोलकर पढ़ने लग जाता है। उस खत में लिखा हुआ था कि सरदारान जिस गुजरगाह से नाइमान की तरफ जाएंगे वो इसमें लिखी हुई है। इस तरह जेर कुताई के पास मंगोल फौज के कमांडरों की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। उसके बाद हम बेंद्र और वालदा सुल्ताना को देखेंगे, जो कोनिया से वापस सकोत की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में बेंद्र कहता है, वालदा सुल्तान आपने बिल्कुल सही सोचा है। अगर सुल्तान अलाउद्दीन उस्मान साहब को फौज नहीं पहुंचाएंगे तो उस्मान तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन जब उस्मान को यह मालूम होगा ये आपने किया है वालदा सुल्तान, तो वो अपने पास मौजूद हर चीज से आप पर हमला करेगा। इसमें वालदा सुल्तान कहती है, बिल्कुल नहीं बेंद्र, दरअसल नाइमान ने उस्मान की ताकत तोड़ दी है और अब उस्मान के पास एक नई लड़ाई लड़ने की सलाहियत ही नहीं है। और अब उस्मान ये जानता है कि अगर वो बगावत करेगा तो वो अपना सर खो बैठेगा।
उस्मान सिर्फ अब एक चीज नहीं जानता कि नाइमान और मैं अब एक ही सफ में खड़े हुए हैं और यही बात हमें उस्मान के खिलाफ फतह की तरफ ले जाएगी। इस पर बेंदर से पूछता है, वालदा सुल्तान, क्या हम उस नाइमान पर भरोसा कर सकते हैं? एक ऐसा कमांडर जो सारे जहां पर हुकूमत करना चाहता है, भला वो आपको मजबूत क्यों होने देगा वालदा सुल्तान? इस पर वालदा सुल्तान कहती है, बेंदर, नाइमान के साथ हमारा मकसद वाज़िह है। हमने उस्मान को खत्म करने के लिए इत्तेफाक किया है और वो अपनी इस बात पर जरूर वफादार रहेगा। इस पर बेंदर कहता है, वालदा सुल्तान, आप सबसे बेहतर जानती हैं, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहने की जरूरत है। नाइमान तो खून पीता है, अगर उस्मान मर गया तो अल्लाह ना करे नाइमान आपकी तरफ आ जाए। इस पर वालदा सुल्तान अपना घोड़ा रोक लेती है और कहती है, बेंदर, मंजिल मैं तय करती हूँ, बहुत जल्दी उस्मान और नाइमान दोनों ही मर जाएंगे और इन जमीनों की वाहिद हाकिम मैं ही रहूंगी। दूसरी तरफ हम जंगल में उस्मान साहब को देखेंगे, वो अपने तमाम सिपाहियों के साथ मौजूद थे, जहाँ पर तुरहान ने वही पैगाम लाकर उस्मान साहब को दे दिया था। उस खत को पढ़ने के बाद उस्मान साहब कहते हैं कि मंगोल सरदारान अब एक बड़ी फौज के साथ आएंगे और नाइमान अब ये चाहता है कि फौज बगैर आराम के पहुंच जाए। अगर ऐसा है तो हम फौज के कमांडरों को एक कारवां सराय में अपना मेहमान बनाएंगे। इस पर बाला खातून कहते हैं, उस्मान साहब, एक कमांडर के बगैर एक फौज आगे नहीं बढ़ सकती। अब हम मंगोल कमांडरों को कैद कर लेंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं उन्हें सिर्फ एक शर्त पर ही छोड़ूंगा कि वो हमारी सरजमीनों से वापस चले जाएं। अगर वो उनके बदले तुर्गुत साहब को वापस नहीं करेंगे तो मैं उनके रिश्तेदारों के सामने ही उन कमांडरों को कत्ल कर दूंगा। फिर उस्मान साहब बुरहान को पैगाम देते हुए कहते हैं, बुरहान, उन कमांडरों का रुख बदल दो। फिर जेरकुताई उस्मान साहब से पूछता है, उस्मान साहब, क्या वो कमांडर कारवां सराय में हैं? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, इस तरह तो उन्हें यकीन नहीं होगा, इसलिए हम उन कमांडरों से पहले ही कारवां सराय पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें वही कारवां सराय दिखाया जाता है जहाँ पर उन मंगोल कमांडरों ने आना था। हम देखते हैं कि जेरकुताई मंगोल का लिबास पहने हुए तुरहान को अपने साथ लेकर उसी कारवां सराय में पहुंच जाता है। वहाँ के सिपाही पूछते, तुम कौन हो? तो जेरकुताई कहता है कि मैं जेरकुताई हूँ और तुरहान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये मेरा गुलाम है। यह सुनकर वो सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा, तो तुमने एक तुर्क को अपना गुलाम बना लिया है। इतने में तुरहान भी खड़ा हो जाता है और फिर जेरकुताई कहता है कि एक तुर्क को कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। फिर वो दोनों ही मिलकर उन मंगोल नौकरों पर हमला कर देती हैं और गुरबूज भी उस टोकरी से बाहर निकल आता है और वो भी उनका साथ देता है। इस तरह उस्मान साहब, बाला खातून और बाकी तमाम सिपाही भी कारवां के अंदर दाखिल हो जाते हैं और एक एक करके तमाम मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम वासिल करने लगते हैं। इस तरह बहुत ही जल्द उस्मान साहब उनके तमाम सिपाही मंगोलों का सफाया कर देते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, वो कमांडर हमारी जमीनों पर खून बहाने के लिए आ रहे हैं और इनकी फौजें वादी में इनकी मुंतजिर हैं। अब बस उन्हें आने दो, हम उनको ये दिखाएंगे कि हम कितने ज्यादा मेहमान नवाज हैं और अब हम उनके लिए खाना तैयार करेंगे। इस तरह उस्मान साहब ने उस कारवां सराय पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद हम रात के वक्त उसी कारवां सराय में ही देखते हैं कि वो मंगोल कमांडर उसी कारवां सराय में पहुंच जाते हैं और जेरकुताई उन्हें खुशामदीद कहता है। उस्मान साहब के तमाम सिपाहियों ने मंगोल का भेष बदला हुआ था। उसके बाद मंगोल कमांडर खाने के दस्तरखान पर आकर बैठ जाते हैं और खाना खाना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक कमांडर दूसरे को कहता है कि अच्छी तरह अब खाना खा लो, अगर नाइमान और हमारे आबाओ अजदाद ने जंग शुरू कर दी तो हमारे पास खाना खाने और आराम करने का वक्त नहीं होगा। इस पर दूसरा कमांडर कहता है, हाँ जी भर के खा लो, अब खाने के बाद हम तुर्क खून पियेंगे। इतने में हम उस्मान साहब और बाला खातून को देखते हैं, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो एक कमांडर उस्मान साहब को देखकर कहता है, तुम कौन हो? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि यहाँ पर मंगोल कमांडरों के अलावा और कोई नहीं आ सकता? उस्मान साहब बड़े रिलैक्स नजर आ रहे थे और वो पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस पर एक कमांडर कहता है कि हम जंग पर जा रहे हैं और हम तुर्कों की खोपड़ियों के मीनार बनाएंगे और हम उनका खून पीने जा रहे हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि तुर्कों का सरबराह कौन है? तो इस पर वो मंगोल कमांडर कहता है कि उसे उस्मान कहते हैं। इस पर उस्मान साहब कहते हैं कि तुम्हारे सामने अब वही खड़ा हुआ है। इस पर तमाम कमांडर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम उस्मान हो? उस्मान साहब कहते हैं, हाँ मैं ही उस्मान हूँ।
इस पर वो कमांडर कहता है हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे उस्मान। इस पर उस्मान साहब उस कमांडर को जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं और इस तरह उस्मान साहब के बाकी तमाम सिपाही मंगोल कमांडरों के साथ आने वाले मंगोल सिपाहियों को वहीं पर मार देती हैं और इस तरह उन तमाम कमांडरों को भी पकड़ लिया जाता है। फिर उस्मान साहब उन्हें कहते हैं अगर सैकड़ों नहीं हजारों मंगोल भी आ जाएं तो वो एक तुर्गुत का भी मुकाबला नहीं कर सकते। अब तुम लोग जिरगा खत्म होने तक और तुर्गुत के आजाद होने तक सांस ले सकते हो। इस पर एक कमांडर कहता है उस्मान हम तो तुम्हें कत्ल करने के लिए आ रहे थे लेकिन तुमने तो हमें रास्ते में ही रोक लिया है उस्मान। तुम सब लोग ही मरोगे। जब तक वादी में हमारी करारगाह मौजूद है तुम और तुम्हारे साथ खड़ी खातून भी मर जाएगी। इस पर उस्मान साहब उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं तुम जिस सरजमीन पर आए हो उस सरजमीन के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। ये मुसलमानों की सरजमीन है और ये तुर्कों की सरजमीन है। तुम जिंदा तो इसमें दाखिल हो सकते हो लेकिन मरे बगैर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। दूसरी तरफ हम नाइमान की करारगाह में देखेंगे जहाँ पर कुछ खवातीन नाइमान के सामने रक्स कर रही थी। इतनी देर में कुछ मंगोल नौकर तुर्गुत साहब को पकड़कर नाइमान के पास ले आते हैं। फिर नाइमान तुर्गुत को कहता है कि मेरा सामना करने के लिए जो चाहिए तुर्गुत, तुमने सोचा कि वो तुम्हारे पास है और इसीलिए तुम यहाँ पर थे तुर्गुत, लेकिन तुर्गुत तुम हार चुके हो। अब जो मैं अजीम रियासत कायम करूंगा उसे तुम अपनी आंखों से देखोगे। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं नाइमान तुम जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हो ये कभी पूरा नहीं होगा और मंगोलों का इख्तिताम होगा, लेकिन तुम्हारा अंजाम तो मेरे भाई उस्मान साहब के हाथों से ही होगा। इस पर नाइमान वो मोहर निकाल लेता है और तुर्गुत साहब को दिखाते हुए कहता है तुर्गुत जब तक ये मोहर मेरे पास है कोई भी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं मैं इस मोहर को अच्छी तरह जानता हूँ। एक वक्त तो मैं भी इस मोहर का मालिक बना था और मैंने खुद तुम्हारे भाई का गला काट कर इस मोहर को हासिल किया था। नाइमान वो तलाई ही था ना। इस पर नाइमान को बहुत ही गुस्सा आता है लेकिन नाइमान कहता है तुर्गुत तुम्हारी अपने आप को मारने की कोशिश बेकार है। मैंने तुम्हारे सिपाहियों को मारा और अब मैं इसी तरह एनागोल को भी अपना अस्तबल बनाऊंगा। इस पर तुर्गुत साहब कहते हैं कि किस्मत ने हमारे लिए क्या लिखा है वो हम जरूर देखेंगे। दूसरी तरफ हम कारवां सराय में देखेंगे जहाँ पर तीनों मंगोल कमांडरों को बांध दिया जाता है। फिर बाला खातून उस्मान साहब से पूछती है उस्मान साहब अब हम क्या करेंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं सिपाहियों आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मंगोल की फौज के होते हुए हम नाइमान के सामने कैसे जाएंगे। इस पर बुरहान कहता है उस्मान साहब जिस तरह आपने अंदर दाखिल होने का मंसूबा बनाया है तो बाहर निकलने का भी मंसूबा जरूर बनाया होगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं हाँ जरूर बनाया है। तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।